हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं गीता कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल ब्रह्मनगर का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग चैप्टर वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणीय संख्या, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगुलर नंबर बोला जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणीय संख्या, इनको इंग्लिश में ट्रायंगुलर नंबर बोला जाता है। अगर हम लोग इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनके बिंदु प्रतिरूपों को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित किया जा सके तो संख्याओं को त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया है बिंदु प्रतिरूप। तो अब बिंदु प्रतिरूप क्या है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है 6, तो जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में किया करते थे, हम लोगों को जोड़ के सवाल करने होते थे, तो हम लोग कैसे करते थे, जैसे हमको 3 और 2 जोड़ना है तो हम लोग पहले 1 2 3 लाइन खींचते थे, उसके बाद 1 2 2 लाइन खींचते थे और उसके बाद इनको काउंट करके आंसर लिख देते थे। तो वही सेम काम हमको यहाँ पर भी करना है। इसमें जैसे कि 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग डॉट बनाएंगे। 6 अगर लिखा है तो 6 के लिए 6 डॉट, 4 अगर लिखा हुआ है तो 4 के लिए 4 डॉट। तो ये जो निशान बने हुए हैं, डॉट बने हुए हैं, इन्हीं को बिंदु प्रतिरूप कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इन बिंदु प्रतिरूपों को समबाहु त्रिभुज के फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे। तो ये जो त्रिकोणीय संख्याएं हैं, इनको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं जिनको त्रिकोणीय संख्या कहेंगे और कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको त्रिकोणीय संख्या नहीं कहेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म, इसको हिंदी में पहला पद बोलेंगे। और फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक डॉट बना देंगे। ये हो गया फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे एक डॉट बना है तो ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 1 को, ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 1 को। अब हम लोग सेकेंड टर्म देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ तो एक डॉट है, यहाँ तो कोई त्रिभुज बना नहीं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी त्रिभुज बना है जिसका क्षेत्रफल 0 है। हम लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो ऐसा त्रिभुज भी पढ़ेंगे जिसका क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ पर वही त्रिभुज बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म, इसको दूसरा पद कहा जाएगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे और दूसरी लाइन में 2 डॉट और लगा देंगे। एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। ये सारे डॉट्स ऐसे लगे होने चाहिए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बराबर हो। तो इनसे देखिए ये एक त्रिभुज बन जाएगा जो समबाहु त्रिभुज होगा। और यहाँ पे 3 डॉट लगे हुए हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 3 को। अब हम लोग थर्ड टर्म देखते हैं। तो थर्ड टर्म, इसको हिंदी में तीसरा पद बोलेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन बनाएंगे। तो पहली लाइन में 1 डॉट हो गया, दूसरी लाइन में 2 डॉट हो गए और तीसरी लाइन में हमको कितने डॉट लगाने, 3।
तो इसकी सीध में यहाँ पे एक डॉट लग जाएगा और इसकी सीध में यहाँ पे एक डॉट लग जाएगा और एक डॉट हम लोग इसके बीच में लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये जो त्रिभुज बनेगा ये हमारा समबाहु त्रिभुज बनेगा। और ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा किसको, इसमें काउंट करिए कितने डॉट हैं, तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 6 को। हम लोग 4 टर्म और देखते हैं और इसके बाद के आगे टर्म आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं। तो 4th टर्म जिसको हिंदी में चौथा पद बोला जाएगा, और इसके लिए हमको क्या करना है, 4 लाइनों में डॉट लगाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि पहली लाइन में 1 डॉट, दूसरी में 2, तीसरे में 3 और चौथी में कितने डॉट लगाने हैं, 4। इसी तरीके से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो 5वीं लाइन में 5 डॉट, 6ठी में 6 डॉट, 7वीं में 7 डॉट, ऐसे बनाते चले जाएंगे और इनको जो है समबाहु त्रिभुज जो कहा गया है उसके फॉर्म में अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1 डॉट बनाया, इसके नीचे यहाँ पे 2 डॉट बनाए, इसकी सीध में यहाँ पे 2 हो गए और बीच में 1 हो गया, 3 डॉट हो गए। अब यहाँ पे 4, तो 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया। उसके बाद ये हो गया 4 टर्म। अब देख लीजिए चारों तरफ 4 4 डॉट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो है जो त्रिभुज बनेगा ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो इस तरीके से ये जो नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ये जो मतलब यहाँ पे निशान बना हुआ है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो त्रिकोणीय संख्याएं हैं वो 1 3 6 10 और आगे ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे, उनको मिलती जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हमको यहाँ 4 टर्म लिखा हुआ है, हमको 10th टर्म निकालना है तो वो किस संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, 15वां टर्म निकालना है वो किस संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर मान लीजिए 50वां टर्म निकालना है तो वो किस संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो त्रिकोणीय संख्या का nवां पद या व्यापक पद, इंग्लिश में बोलेंगे जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने फर्स्ट टर्म लिखा था, फर्स्ट टर्म के लिए हमने सिंपली 1 डॉट बनाया था, सेकेंड टर्म लिखा था तो हमने यहाँ पे 1 और नीचे कितने डॉट बनाए थे, 2। ठीक, इसमें 1 डॉट बनाया, इसमें 1 और आगे 2 बढ़ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने थर्ड टर्म लिखा था, तो थर्ड टर्म के लिए यहाँ पर हम लोगों ने पहली लाइन में 1, दूसरी में 2 और तीसरी में 3 डॉट बनाए थे। यानी कि ये जो सेकेंड टर्म है उसी में 3 डॉट बढ़ गए। सेकेंड टर्म क्या था, 1 + 2 और इसमें 3 डॉट बढ़ गए, यानी कि ये हो गया। फोर्थ टर्म हम अगर लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे 3 डॉट और उसके नीचे 4 डॉट। तो इस टाइप से फोर्थ टर्म लिखा गया था। माने कि ये जो थर्ड टर्म था इतना थर्ड हो गया और नीचे ये और 4 डॉट बना दिए तो ये फोर्थ टर्म हो गया। तो थर्ड टर्म में ही 4 बढ़ गया है। थर्ड टर्म हमारा था ये और इसमें बढ़ गया 4, तो ये हो गया फोर्थ टर्म। इसी तरीके अगर हम nth टर्म लिखेंगे, nth टर्म, तो क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे हम लोग 1 लगाएंगे, उसके नीचे 2 डॉट लगाएंगे, 2 के नीचे 3 लगाएंगे, 3 के नीचे 4, ऐसे करके लगाते चले जाएंगे और आखिरी में n डॉट लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
भाई 1 आएगा, 2 आएगा, तीसरी लाइन में 3 आएंगे, चौथी लाइन में 4 डॉट आएंगे और ऐसे करते आते जाएंगे और फिर आखिरी में क्या आएंगे, n डॉट आएंगे। आखिरी में कितने डॉट आएंगे, n डॉट आएंगे। तो इस तरीके से ये जो होगा ये nth टर्म होगा। अब इनको हमको जोड़ना है, तो ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि इसका जोड़ कैसे होता है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसका जो सम निकल के आता है वो निकल के आता है n+1/2। ठीक है, n+1/2 जो हमारे नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर का सम होता है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। तो अब ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया है nth टर्म इज इक्वल टू nn+1/2, इससे हम लोग इसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको अगर पता करना है 30वां पद, इसमें कितने डॉट होंगे, तो हम लोग सिंपली n की जगह 30 पुटअप कर देंगे और हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा तो जो 30वां पद होगा उसमें उतने ही डॉट होंगे। जैसे हमको 100वां पद निकालना है, उसमें कितने डॉट होंगे, तो हम लोग n की जगह सिंपली 100 पुटअप कर देंगे और हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा उससे हम लोग जान जाएंगे कि 100वें पद में कितने डॉट होंगे। तो यहाँ पर एक करके देख लेते हैं। जैसे कि हमको निकालना है, मान लीजिए ये चौथा पद, चौथे पद में हमको पता है कितने डॉट होते हैं, 10। तो चौथा पद निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 टर्म, और 4 टर्म के लिए क्या, यहाँ पे n = 4 पुटअप कर दो। तो 4 + 1/2, तो ये हो जाएगा 4 × 5/2, तो 20/2 यानी कि कितना, 10। और हम लोगों ने पहले निकाला था तो भी 10 डॉट्स ही आए थे। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी ट्रायंगुलर नंबर, उसका कोई भी टर्म, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे 20th हो, या फिर जो है 50th टर्म हो, या फिर कोई भी टर्म हो, उसको हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये ट्रायंगुलर नंबर है, इसको यहाँ पे रखा क्यों गया है। हमने जानकारी ले ली कि भाई ट्रायंगुलर नंबर होते क्या हैं, उसके बाद ये कैसे लिखे जाते हैं, उसके बाद जनरल टर्म लोगों ने देख लिया। तो अब इनको पढ़ा क्यों है, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारी बुक है उसमें एक प्रॉपर्टी है जो ट्रायंगुलर नंबर से रिलेटेड है, और वो प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टी ये है, जब दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हम लोगों को एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याएं लें। जैसे कि मान लीजिए हमने सेकंड टर्म ले लिया और उसके बाद में थर्ड टर्म ले लिया। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, और इनको ऐड कर दिया। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि सेकेंड टर्म क्या होगा, एक डॉट यहाँ बनेगा, इसके नीचे 2 बनेंगे। उसके बाद थर्ड टर्म क्या होगा, एक डॉट यहाँ बना, 2 यहाँ बने और इसके नीचे 3 डॉट बनेंगे। अब देखिए इनको ऐड कैसे करना है। इसको हम लोग यूं यहाँ पे बनाएंगे, इनके बिंदु प्रतिरूपों को अब हम लोग अलग करेंगे। जैसे हमने जोड़ करके इनको समबाहु त्रिभुज बनाया था, वैसे ही अब इन बिंदुओं से हम लोग स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 डॉट हैं, तो इसको हम यूं लगाते हैं, एक डॉट यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ इसके आगे लगा दिया। तो ये जो टर्म हो गया हमारा, ये इतना, ये हो गया कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म। उसके बाद अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो इसमें देखिए एक डॉट ये वाला जो है, ये ऊपर वाला, उसको यहाँ पे लगाया। अब जो ये वाले डॉट हैं 2, उनको हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ और एक यहाँ। और ये जो और नीचे वाले डॉट हैं 3, उनको हम लोग एक यहाँ
एक यहाँ और एक यहाँ लगा देंगे। तो इस टाइप से ये जो बना ये थर्ड टर्म बना। और आप लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्या है, एक वर्ग है। देखिए इस टाइप की आकृति बनी है, 1 2 3 और फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पर वर्ग एक ज्यामितीय आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण कितने 90-90 अंश के होते हैं। ठीक, इसको हम लोग अर्थमेटिक वे में भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 डॉट्स लगे हुए हैं तो ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा किसको, 3 को। और यहाँ पे 6 डॉट लगे हुए हैं तो ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 6 को। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 9। और ये जो 9 है ये हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है ना, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। हम लोग पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग होती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। तो ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो इस वजह से ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी 2 क्रमागत ट्रायंगुलर नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो हम लोगों को एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर मिलेगा। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर और लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को ऐड करना है। किसको किसको ऐड करना है, थर्ड टर्म को और फोर्थ टर्म को। तो यहाँ पे थर्ड टर्म लिख दिया और यहाँ पे फोर्थ टर्म लिख दिया। अब इनको ऐड करते हैं। तो थर्ड टर्म हम लोग जानते हैं बच्चों कैसे बनेगा, 1 फिर यहाँ पे 2 फिर इसके नीचे यहाँ पे 3। ऐसे ही फोर्थ टर्म कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 इसके नीचे 2 और यहाँ पे जो है ऐसे करके 3 और इसके नीचे 4। ये हो गया फोर्थ टर्म। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म को पहले बना लें। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ 1 डॉट लगाया, उसके नीचे यहाँ पे 2 डॉट लगाए, फिर उसके नीचे यहाँ पे 3 डॉट लगाए, फिर उसके नीचे यहाँ पे 4 डॉट लगाए। तो ये बन गया हमारा फोर्थ टर्म। और उसके बाद इनके जो डॉट्स है उससे हम यहाँ पे जो खाली जगह है उनको कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो 1 डॉट है ये ऊपर वाला ये लग जाएगा यहाँ पर। देखिए नीचे 4 थे, अब यहाँ पे भी 4 हो गए। ये जो 2 डॉट हैं ये वो लग जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 4 हो गए डॉट्स। और ये जो 3 डॉट्स हैं वो सबसे ऊपर लग जाएंगे, 1 2 और 3। इस प्रकार से ये जो संरचना बनेगी ये एक वर्ग बनेगी। इसको भी अर्थमेटिक वे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा था थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारा रिप्रेजेंट करता है 6 को और फोर्थ टर्म जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 10 को। तो जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 16 और 16 हमारा क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम लोग 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम लोगों को एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब हम लोग आगे इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं लेते हैं। हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, एक पूर्ण वर्ग है 1 का स्क्वायर है, और 4 पूर्ण वर्ग है जो 2 का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर हो गया बच्चों 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो हम लोग देखते हैं कि इनके बीच 2 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं। वो कौन कौन सी हैं, इनके बीच हमको 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। ये 2 और 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर उसके बाद इसके बाद 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर 9।
तो इनके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई हमको 5 मिला जो पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 मिला, 7 मिला और 8 मिला, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर हम लोग और आगे चलते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो इनके बीच भाई 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे हमको कितनी संख्याएं मिली? 2 ऐसी संख्याएं मिली जो पूर्ण वर्ग नहीं थी। यहाँ पे हमको 4 ऐसी संख्याएं मिली जो पूर्ण वर्ग नहीं थी। और यहाँ पे कितनी? 3, 3, 6 ऐसी संख्याएं मिली जो पूर्ण वर्ग नहीं थी। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 16 और 25 के बीच। 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो ये क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं हुई 16 और 25। तो हम लोग देखते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 3, 3, 6 और 2 8 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये जो 2 आ रहा है, ये जो 4 आ रहा है, 6 और 8 आ रहा है, तो इसका जो सीक्वेंस है वो समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये जो 2 है, इसके जो छोटी संख्या है उसके रूट के दुगने के बराबर है। 1 का जो रूट होगा, 1 का रूट कितना आएगा? 1, और 1 का जब 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2। 4 जो है, 4 का रूट कितना आएगा? 2, और 2 का जब 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है। 9 जो है, 9 का रूट कितना आएगा? 3, और 3 का जब दुगुना करेंगे तो आएगा 6, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे 16, 16 का रूट होगा 4, और 4 का जब दुगुना करेंगे तो आएगा 8, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच छोटी संख्या के वर्गमूल के दुगने के बराबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो नियम हमारा क्या हो गया कि 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच छोटी संख्या के वर्गमूल के 2 गुने के बराबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग, जब हमको 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं दी हुई हैं और उनके बीच में हमसे कहा जाए कि ऐसी संख्याएं निकालिए जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? छोटी संख्या का वर्गमूल करेंगे और उसका दुगना कर देंगे। तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा तो उतनी ही संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे एक संख्या लिखी हुई है 1 और इसके आगे लिखा है 3, ये क्या है? 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। इनको जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 4, और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 3 और 5, ये प्रथम 3 विषम संख्याएं हैं, पहली 3 विषम संख्याएं। इनको जब हम लोग जोड़ते हैं तब हम लोगों को मिलता है
5 3 8 और 1 9, और ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है। अब हम लोग और आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 7। इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 7 5 12, 3 15 और 1 16। तो 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। आगे भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 1 3 5 7 और 9, तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 25, और ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस देखें, यहाँ हम लिख लें 1, तो आएगा कितना 1, और ये आएगा 1 का स्क्वायर। तो हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं उनके ही स्क्वायर के बराबर जो जोड़ है वो हमको प्राप्त हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, तो एक में 1 का स्क्वायर 1 के बराबर हमको रिजल्ट मिल रहा है। 2 प्रथम विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 3 प्रथम विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 3 के स्क्वायर 9 के बराबर हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। जब 4 जो है प्रथम विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, तब 4 के स्क्वायर यानी कि 16 के बराबर हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही 5 लिखी हैं तो 25 के बराबर है ना, जो कि 5 का स्क्वायर है। अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए प्रथम 9 विषम संख्याएं लिख देंगे, यानी कि 1 3 5 7 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, बाद 15, के बाद 17, इनका जो योग आएगा वो हमारा आएगा 81, जो कि 9 का स्क्वायर है। तो आगे अगर यहाँ पे n विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि n संख्याएं हैं तो n के स्क्वायर के बराबर आएगा, जैसा कि सीक्वेंस चल रहा था। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, नियम हमारा क्या निकल के आया कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हमको कोई भी सीरीज ऐसी दी हो विषम संख्या की जो 1 से स्टार्ट हो और आगे कहीं पर भी ख़त्म हो रही हो, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि उनका सम कितना है। भाई जितनी संख्याएं होंगी उतने का ही वर्ग कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही उनका सम निकलेगा। अब अगर यहाँ पर हमको कोई ऐसी सीरीज दी हुई है जो 1 से ना स्टार्ट हो करके बीच से कहीं से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पे एक सीरीज लिखी है जो 9 से स्टार्ट हो रही है, 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, हमको इनका योग निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाई जो फॉर्मूला n स्क्वायर है वो तो अगर 1 से स्टार्ट हो तभी अप्लीकेबल होगा, और ये 1 से स्टार्ट नहीं है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि हम लोग जो है 1 से 21 तक, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 ऐसे ऐसे करके 21 तक की जो है हम लोग इसका योग निकाल सकते हैं। 1 से 21 तक तो निकालने में कोई समस्या नहीं है भाई, सिंपली हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं और उसी का स्क्वायर कर देंगे तो इसका योग निकल आएगा। तो हम लोग देखें यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, 7 के बाद देखिए 8 9 10 11। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से 21 तक की कितनी संख्याएं होंगी, 11। भाई इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो भी आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे काउंट कर लीजिए, तो 11 संख्याएं हैं, तो इनका योग जो निकलेगा वो कितना निकलेगा
योग जो निकलेगा वो 11 का स्क्वायर निकलेगा, यानी कि 121। तो 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग जो निकला, विषम संख्याओं का योग जो निकला वो कितना निकला? 121। लेकिन अब हमको निकालना कहाँ से है? 9 से। तो हम लोग देख रहे हैं कि इतनी जो संख्याएं हैं 1 से लेकर के 7 तक, ये इसमें एक्स्ट्रा है। तो भाई 1 से 7 तक की भी संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं। 4 संख्याएं हैं, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौको 16, इनका योग हो जाएगा। तो 1 से 7 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 16। भाई 4 संख्याएं थी तो 4 का स्क्वायर कर दिया, 16 आ गया। अब हमको 9 से लेकर के 21 तक की निकालनी थी। कहाँ से? 9 से लेकर के 21 तक की निकालनी थी। तो 9 से 21 तक की विषम संख्याओं के योग के लिए हम इस पूरे में से इतना, ये जो एक्स्ट्रा वाला है, इतना घटा देंगे तो हमको 9 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग मिल जाएगा। यानी कि 121 में से हमको घटाना पड़ेगा 16। तो जब यहाँ से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 105। ठीक है, तो ये जो 105 है, 105 क्या है? 9 से लेकर के 21 तक की विषम संख्याओं का योग। तो इस तरीके से अगर हमको बीच से भी ऐसे दिया जाए तो भी अब हम कर लेंगे। भाई स्टार्टिंग से देखेंगे, जितनी मतलब उसमें नहीं होंगी उसका योग पूरे में से घटा देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अपने अगले नियम पर आते हैं। यहाँ पर भी कुछ नंबर्स की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगला नियम क्या है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या लिखी है 5, और 5 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे आएगा 25। तो देखिए दोस्तों, 25 को हम लोग 12 + 13 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 + 13 मतलब 2 क्रमागत संख्याएं, और इनका योग कितना आया? 25। अब हम लोग दूसरी संख्या देखते हैं, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 को भी हम लोग 24 + 25 लिख सकते हैं। तो आ गया 49। फिर उसके बाद हम लोग 9 का स्क्वायर देख सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर आएगा 81। तो 81 को भी हम लोग 40 + 41 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि क्या है? 2 क्रमागत संख्याएं, उनका योग इसके बराबर। ठीक, अब यहाँ पे नियम क्या है? नियम हम लोग देखते हैं। तो नियम ये है कि किसी भी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है नियम? कि किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो रूल है ये केवल विषम संख्याओं के लिए ही सही है। अगर हम लोग यहाँ पे सम संख्या लेंगे तो सम संख्याओं को हम लोग ऐसे ब्रेक करके नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान देने की है कि यहाँ पे ये जो छोटी संख्या आ रही है, ये छोटी संख्या, तो छोटी संख्या की जो वैल्यू होगी वो n² - 1/2 के इक्वल होगी, जहाँ n बराबर कितना होगा? ये संख्या।
जो यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब 5, 7, 9 जो भी विषम संख्या है, तो उसके स्क्वायर -1/2 के इक्वल। ठीक है, और जो बड़ी संख्या होगी वो n² + 1/2 के इक्वल होगी। ठीक, जहां पे n बराबर क्या है, ये विषम संख्या है। तो हम लोग इसको यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे कि 25 लिखा हुआ है, 25 को हमको ब्रेक करना है, तो हम लोग सिंपली 25 में 1 जोड़े और उसका आधा कर दें तो बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी, और उससे 1 कम कर लेंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, क्या करना है कि जैसे कि 25 को हमको ब्रेक करना है, तो 25 को ब्रेक करने के लिए क्या, 25 में 1 जोड़ के उसका आधा कर दे, यानी कि 25 + 1 26, 26/2 कितना आएगा, 13। और 25 में 1 घटा के उसका आधा करेंगे तो 25 - 1 24, 24/2 कितना आएगा, 12। तो ये छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई। इस टाइप से भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि हमको 49 को ब्रेक करना है, तो 49 को ब्रेक करने के लिए क्या, 49 में 1 जोड़ा आया कितना, 50, और 50 का आधा करेंगे तो आएगा 25, और 49 में 1 घटाया तो आया 48, और 48 का आधा करेंगे तो आएगा 24। तो ये जो मैंने बताया ये भी कोई नई बात नहीं है, वो भी यही फॉर्मूले ही हैं जिनको हमने डायरेक्ट वे में अप्लाई किया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अपनी आगे वाली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारी आने वाली वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।